हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंटी फंगल ड्रग्स। तो अपन ने इस टॉपिक को आज इसीलिए उठाया क्योंकि ये कंटिन्यूअसली 2 साल से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। 2019 के पेपर में भी इसको पूछा गया था और 2020 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अपन को जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करने हैं तो वो थोड़ा सा देख लीजिए कि सबसे पहले अपन को इसका इंट्रोडक्शन देखना है, फिर रिस्क फैक्टर्स, ट्रांसमिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स हो जाएगा, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स हैविंग एंटी फंगल एक्टिविटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स से। तो एंटी फंगल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शंस आर नोन एज एंटी फंगल ड्रग्स। तो मतलब वो ड्रग्स जो फंगल इन्फेक्शन होने से रोकते हैं या तो उन्हें होने ही नहीं देते। अब कैसे, तो उसको अपन आगे डिस्कस करें। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं फंगी क्या होती है। वैसे तो अपन 11th क्लास में फंगी को पढ़ करके आ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में देख लेते हैं ताकि अपन को एंटी फंगल ड्रग्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो फंगी इज बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग फर्स्ट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेकंड हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड हैविंग अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन विच इज बेसिकली एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, और फोर्थ हैविंग अ सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एर्गोस्टेरॉल। फिर बात करते हैं अपन फंगल इन्फेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ साइट। तो इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सुपरफिशियल और सिस्टेमिक। तो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस इंक्लूड द इन्फेक्शन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो इन्फेक्शन स्किन, हेयर, नेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है उसको सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। दे रिक्वायर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट और इनका लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। फिर बात करते हैं अपन सिस्टेमिक इन्फेक्शन की। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो कि ब्लड में होते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन ब्लड में होता है उसको सिस्टेमिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में रखा गया है। एंड दीज सिस्टेमिक इन्फेक्शंस आर लाइफ थ्रेटनिंग इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स। फिर बात करते हैं अपन रिस्क फैक्टर्स की। तो रिस्क फैक्टर को समझने से पहले अपन थोड़ा सा उसके कॉज और रिस्क फैक्टर में डिफरेंस को समझ लेते हैं। कॉज क्या है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो फंगल इन्फेक्शन का कॉज क्या है, फंगी। लेकिन रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो उस फंगल इन्फेक्शन को होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कहीं पर आग लगी है तो आग लगने का कारण क्या है, माचिस। लेकिन पेट्रोल क्या काम करेगा, रिस्क फैक्टर की तरह कि वो उसको होने की संभावना को और ज़्यादा बढ़ा देगा, वो उस आग को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो फिर बात करते हैं अपन पहले पॉइंट की, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंटीबायोटिक्स तो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन को होने से रोकेंगे। लेकिन इसमें पहला वर्ड ही देखिए आपको डिटरमाइन कर रहा है कि इम्प्रॉपर। अगर सही तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा तो फिर वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस को बढ़ा देंगे। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझिए कि हमारे बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी रहते हैं और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी रहते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो रहते हैं हमारे बॉडी में वो इन्हीं फंगी से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जब अपन ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया तो उससे पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गए जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल थे, वो अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे बॉडी के नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी खत्म हो गए जो कि इस फंगल इन्फेक्शन से फंगी से ही अपना न्यूट्रिशन ले रहे थे और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस को खत्म कर रहे थे। अब अगर ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया खत्म हो गए हैं तो हमारे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए बोला है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो स्प्रेड ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट डिसीजेस, फॉर एग्जांपल एड्स। तो एड्स तो आप सबको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ बेसिकली अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो जाता है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की, यूज़ ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ ही क्यों करेंगे। तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है तो उस पर हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं क्योंकि आवर बॉडी इज़ एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की, कैंसर कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जब होती है अपन की तो उसमें कहीं ना कहीं पर इम्यूनिटी वीक होती है और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओल्डर एज में तो आपको पता ही इम्यूनिटी वीक हो जाती है। डायबिटिक के पेशेंट में बात करेंगे तो डायबिटिक के पेशेंट में आपने देखा होगा कि अगर उनको कोई वुंड हो जाता है, कोई घाव लग
जब हो जाता है तो उस घाव को भरने में भी बहुत टाइम लगता है, मतलब उनकी इम्यूनिटी तो वीक हो ही रही है, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर प्रेग्नेंट वूमेन में क्यों कहा है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे न्यूट्रिशन मदर से बेबी की तरफ जाता रहता है। अब न्यूट्रिशन जाएगा तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी उस टाइम पे वीक होती है, इसीलिए फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बर्न वुंड पे अगर कोई वुंड अगर जल चुका है तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन में पहला आता है इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स। अगर अपन ने फंगाई के स्पोर्स डायरेक्टली इनहेल कर लिए हैं या फिर इनडायरेक्टली इनहेल कर लिए हैं तो उससे। सेकंड पॉइंट होता है इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक फूड, अगर किसी फूड में फंगस लग गया और उसको अपन ने खा लिया तो उससे हो सकता है। थर्ड पॉइंट है अपन का परक्यूटेनियस इनोकुलेशन। परक्यूटेनियस मतलब होता है बाय द वे ऑफ स्किन, और इनोकुलेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ पैथोजन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका मतलब एंट्री ऑफ पैथोजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द वे ऑफ स्किन, स्किन से अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको परक्यूटेनियस इनोकुलेशन कहते हैं। फिर बात करते हैं पेनिट्रेशन इन म्यूकोसा, तो जब कोई फंगाई अपने बॉडी के म्यूकोसा में पेनिट्रेट कर देता है, उसका एग्जांपल है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो वो किस तरीके से रहता है, तो वो कॉमेंसल ऑर्गेनिजम्स की तरह रहता है। तो कॉमेंसल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, मतलब एक को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। तो जब ये फंगाई हमारे बॉडी के म्यूकोसा में रहता है तो उसको तो शेल्टर प्रोवाइड हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी को ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये कॉमेंसलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू पैरासिटिज्म, मतलब हमारी बॉडी को नुकसान होने लगता है। तो चलिए फिर बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की। तो इसमें सबसे पहली क्लास है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, तो इसकी सब क्लासेस 3 हैं। पॉलीइंस हो जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन और इकाइनोकेंडिन्स। तो पॉलीइंस के एग्जाम्पल में आ जाएंगे एम्फोटेरिसिन बी और निस्टेटिन। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे ग्राइसियोफुल्विन, और इकाइनोकेंडिन्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा कैस्पोफंगिन और माइकाफंगिन। फिर देखिए क्लास एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स की सब क्लास नॉट अवेलेबल और इसका एग्जाम्पल है फ्लूसाइटोसिन। फिर बात करते हैं एजोल्स क्लास की, तो एजोल्स क्लास की 2 सब क्लासेस हैं, इमीडाजोल्स और ट्राइएजोल्स। तो इमीडाजोल्स के एग्जाम्पल है कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल और ऑक्सीकोनाजोल, और ट्राइएजोल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल और इट्राकोनाजोल। और फिर एलाइलेमाइंस क्लास की बात करेंगे तो इसकी सब क्लास नॉट अवेलेबल और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा टर्बिनाफिन। और लास्ट में बात करते हैं ट्रॉपिकल एजेंट्स की, तो इसकी सब क्लास नॉट अवेलेबल और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। तो एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं ये एकदम सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आप डेली यूज़ में देख सकते हो। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको जो एंटी फंगल ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसमें आपको मेनली ये सारे कंपोनेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कीटोकोनाजोल है तो ये डैंड्रफ का मेन कंपोनेंट है, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जैसे अगर कोई पेशेंट है उसको पिंपल वगैरह और वो कोई क्रीम वगैरह यूज़ कर रहा है तो उसमें बेंजोइक एसिड सैलिसिलिक एसिड रहता ही है। फिर बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स की। तो एक पॉइंट थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अभी अपन ने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या फिर एंटी मेटाबोलाइट्स हो या फिर एजोल्स हो, वो सारी उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे थे एंटी फंगल ड्रग्स के। और एंटी फंगल ड्रग्स का काम ही होता है टू प्रिवेंट फंगल इन्फेक्शन, मतलब फंगल इन्फेक्शन को रोकना। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे इन सब का अल्टीमेट गोल तो फंगल इन्फेक्शन को रोकना ही है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इनकी साइट अलग अलग है। कोई सेल वॉल पर अपना इफेक्ट दिखाता है, कोई सेल मेम्ब्रेन पे अपना इफेक्ट दिखाता है, और कोई न्यूक्लियस पे अपना इफेक्ट दिखाता है, और कोई एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है जिससे फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए। तो स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ एर्गोस्टेरॉल। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्क्वेलिन इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वेलिन इपॉक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज। उसके बाद स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज इज कन्वर्टेड इनटू लेनोस्टेरॉल, एंड एट लास्ट लेनोस्टेरॉल इज कन्वर्टेड इनटू एर्गोस्टेरॉल विद द हेल्प ऑफ अल्फा 14 डीमिथाइलेज एंजाइम। और इस एर्गोस्टेरॉल से ही सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं एंटीबायोटिक क्लास की, सब क्लास पॉलीन्स जिसका एग्जांपल था एम्फोटेरिसिन बी। Amphotericin binds to ergosterol present in the cell membrane of fungus and makes pores in it। मतलब एर्गोस्टेरॉल के साथ एम्फोटेरिसिन बाइंड होगा और सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देगा, जिससे क्या होगा, सेल कंटेंट लीक्स आउट थ्रू दीज पोर्स। अब सेल मेम्ब्रेन में अगर पोर्स हो जाएंगे तो सेल कंटेंट पूरा बाहर आ जाएगा, रिजल्टिंग इन द सेल डेथ ऑफ फंगस, जिससे फंगस की डेथ हो जाएगी और फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स क्लास की सेकेंड सब क्लास हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरन, जिसका एग्जाम्पल
एग्जांपल है ग्राइसियोफुल्विन। तो इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो जैसे एम्फोटेरिसिन भी अपना इफेक्ट सेल मेम्ब्रेन पे दिखा रहा था, वैसे ही ग्राइसियोफुल्विन अपना इफेक्ट न्यूक्लियस पे दिखाता है। तो इट बाइंड्स टू द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन रहते हैं, उनके साथ ये बाइंड होगा एंड डिसरप्ट माइटोटिक स्पाइंडल। माइटोटिक स्पाइंडल का फॉर्मेशन डिसरप्ट कर देगा, विच इनहिबिट माइटोसिस, जिससे माइटोसिस नहीं हो पाएगी और फंगस की रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। इन दिस वे इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द फंगाई। इस तरीके से ये फंगाई की ग्रोथ को खत्म कर देगा और फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देगा। फिर बात करते हैं हम एंटीबायोटिक क्लास की, थर्ड सब क्लास की, इकाइनोकैंडिन, जिसका एग्जांपल है कैस्पोफंगिन। तो इकाइनोकैंडिन्स अपना इफेक्ट सेल वॉल पे दिखाती हैं। इट इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल का सिंथेसिस करना रोक देती है, विच रिजल्ट्स इन द सेल डेथ ऑफ द फंगस। फंगस का सेल डेथ हो जाती है और जिससे फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। देन क्लास एजोल्स। एजोल्स क्लास एक्ट्स ऑन द एंजाइम अल्फा 14 डीमिथाइलेज, विच बेसिकली कन्वर्ट्स लेनोस्टेरॉल इनटू एर्गोस्टेरॉल। तो अगर अल्फा 14 डीमिथाइलेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देंगे तो लेनोस्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और एज वी ऑल नो दैट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एर्गोस्टेरॉल, तो एर्गोस्टेरॉल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो विच रिजल्ट इनटू द फंगल सेल मेम्ब्रेन वीक्स एंड ऑल्सो डिसरप्ट फंगल रेप्लिकेशंस, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फंगाई एंड अल्टीमेटली द फंगल इन्फेक्शंस डज नॉट हैपन्स। एट लास्ट अपन बात करते हैं एलाइलेमाइंस क्लास की। तो एलाइलेमाइंस क्लास अपना इफेक्ट स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज एंजाइम पे दिखाता है, विच बेसिकली कन्वर्ट्स स्क्वेलिन इनटू स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज एंड देन कन्वर्ट इनटू लेनोस्टेरॉल। तो लेनोस्टेरॉल की सिंथेसिस होना बंद हो जाएगी, जिससे एर्गोस्टेरॉल नहीं बन पाएगा और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ ऑफ द फंगस। नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स। तो फर्स्ट है उसमें एम्फोटेरिसिन बी। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस। स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से ऑब्टेन्ड होता है एम्फोटेरिसिन बी ड्रग। उसके बाद इट हैज़ अ वाइड एंटी फंगल स्पेक्ट्रम, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस, क्रिप्टोकोकस, एस्परगिलस एंड हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। फिर देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अभी अपन देख कर क्या है कि इट बाइंड्स विद द एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट इनटू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगस एंड मेक्स पोर इन इट्स, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द लीकेज ऑफ द सेल कंटेंट आउट ऑफ दीज पोर्स, रिजल्टिंग into the cell death of the fungus। फिर बात करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली बिकॉज इट इज़ insoluble in water। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी थ्रू इंट्रावेनस रूट। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 15 दिन। थोड़ा सा हाफ लाइफ को समझ लेते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जब तक ड्रग आधी कंज्यूम हो जाती है हमारी बॉडी में या तो आधी एलिमिनेट हो जाती है हमारी बॉडी से। तो इसकी टी हाफ लाइफ 15 दिन की है। एडवर्स इफेक्ट्स में देखते हैं तो इसके फीवर आ जाएगा, चिल होगा, वॉमिटिंग, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत जाएगी, मसल पेन होगा, हेडेक होगा, हाइपोटेंशन और न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसके यूजेस देखेंगे तो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था अभी कि अपन के फंगल इन्फेक्शन दो टाइप के रहते हैं साइट्स के बेसिस पे, सुपरफिशियल और सिस्टेमिक। सुपरफिशियल वो होते हैं जो कि स्किन, हेयर, नेल्स वगैरह में होते हैं और सिस्टेमिक जो कि ब्लड में होते हैं। तो अपन ने बात करी थी वहाँ पे कि जो ब्लड में होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं, मतलब उनमें जान का खतरा होता है। तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन। जब फंगल इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन बी। इट इज़ यूज्ड टॉपिकली इन कैंडिडियासिस। इसके डोज की बात करेंगे तो 0.5 मिलीग्राम पर kg इन्फ्यूजन इन 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। Now let's discuss the second example of antifungal drugs, which is Griseofulvin. So it is derived from Penicillium griseofulvum. It is effective in superficial dermatophysis. तो superficial dermatophysis थोड़ा सा समझ लीजिए कि फंगल इन्फेक्शन दैट इज लिमिटेड टू स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ स्किन। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हमको हमारी स्किन के स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर पे हो रहा है तो उसको सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। तो उस पर ये ग्राइसोफुल्विन ड्रग जो रहती है वो इफेक्टिव रहती है, कॉज्ड बाय माइक्रोस्पोरम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अपन पहले बात कर चुके हैं। इट बाइंड्स विद द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन इन न्यूक्लियस, ठीक है, एंड डिस्टर्ब द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल्स विच अल्टीमेटली इनहिबिट्स द माइटोसिस एंड द रेप्लिकेशन ऑफ द फंगाई डज नॉट अकर्स विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द फंगाई। एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। यूजर्स की बात करेंगे तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन रिंग वॉर्म इन्फेक्शंस ऑफ स्किन एंड नेल्स। डोजेस की बात करेंगे तो 125 से 250 मिलीग्राम QID मतलब 4 टाइम्स अ डे।
नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड एग्जांपल ऑफ आवर एंटी फंगल ड्रग्स। तो दे हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एक्टिविटी, इनहिबिट्स डर्मेटोफाइटोसिस, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस एंड हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। मैकेनिज्म की अपन बात आगे कर चुके हैं कि इसका इफेक्ट अल्फा 14 डीमेथाइलेज एंजाइम पे रहता है। ये इनहिबिट कर देता है अल्फा 14 डीमेथाइलेज एंजाइम को, जिसके वजह से लेनोस्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। एर्गोस्टेरॉल की डेफिशिएंसी की वजह से फंगल सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फंगल रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है और फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे यूजर्स की। तो कैंडिडियासिस में, डर्मेटोफाइटोसिस में, कशिंग सिंड्रोम यानी कि डैंड्रफ में इसका यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। कीटोकोनाजोल का डोज देखेंगे अगर अपन तो शैम्पू 2% वेट बाय वॉल्यूम, फ्लूकोनाजोल का डोज है 150 से 800 मिलीग्राम पर डे और इट्राकोनाजोल का डोज है 100 मिलीग्राम BD 2 टाइम्स अ डे फॉर 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्तों तक लेना है। नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ एग्जांपल ऑफ आवर एंटीफंगल ड्रग टर्बिनाफिन। इट इज़ अ सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट यूज इन डर्मेटोफाइट्स एंड कैंडिडा। और इसके मोड ऑफ एक्शन की हम पहले बात कर चुके हैं कि ये स्क्वेलिन इपॉक्साइडेज एंजाइम पर अपना इफेक्ट दिखा रहा था और लेनोस्टेरॉल का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा था, जिससे सेल मेम्ब्रेन वीक हो रही थी और फंगाई की डेथ हो जा रही थी। तो इट इनहिबिट्स द एंजाइम नीडेड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टेरॉल बाय फंगाई। इसका डोज की बात करेंगे तो 250 mg OD मतलब वंस अ डे फॉर 3 मंथ। देन लास्ट में अपन बात करते हैं आयुर्वेदा हर्ब्स हैविंग एंटी फंगल एक्टिविटीज़। तो इसमें सिग्रू है, मोरिंगा ओलिफेरा, शुंठी है, जिंजिबर ऑफिसिनेल और घृत कुमारी है जिसको हम एलोवेरा कहते हैं। तो एक सजेशन मैं आपको एट लास्ट देना चाहता हूँ कि अगर एग्जाम में कोई भी मॉडर्न फार्माकोलॉजी का टॉपिक आता है तो उसमें आप थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में भी लिख देंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स अपन एंटी फंगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं और अपन उसको लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस चीज़ का। थैंक यू फॉर लिसनिंग।